गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको वसंत पुस्तक के अंतर्गत नीलकंठ पाठ का पार्ट 1 समझाएंगे। थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, आप ध्यान पूर्वक सुने। यह पाठ महादेवी द्वारा रचित है और यह पाठ रेखा चित्र का मतलब होता है कि जिस तरह से आप चित्रों को बनाते हैं ना पेंसिल से, और फिर उसको बनाते बनाते इतना सुंदर बना देते हैं कि देखने वाले का मन मोह लेता है। इसी तरह से लेखक और कवि अपने शब्दों को इस तरह से एक धागे में पिरोते हैं कि वो एक माला बन जाती है, अर्थात वो एक चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। इसलिए हिंदी में अनेक तरह की विधाएं होती हैं, कहानी, निबंध, कविता, संस्मरण। इसी तरह से एक रेखा चित्र भी विधा होती है जिसमें कहानी लिखी जाती है। तो ये नीलकंठ कहानी महादेवी वर्मा ने लिखी हुई है रेखा चित्र विधा, अर्थात उन्होंने शब्दों का इतना अधिक सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है कि यदि हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो लिखा हुआ है उसका चित्र भी हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो गया है। इस तरह का चित्र हमारे सामने आ जाए और शब्दों को इस तरह से पिरोया जाए, उनका इस तरह का क्रम रखा जाए कि जिससे कि हम उस चीज को सजीव होते हुए देख सकें। यह कला सिर्फ कवियों और लेखकों में ही होती है, साधारण मनुष्यों में नहीं। हम सब अपनी वाणी के कारण ही आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के कारण हंसते भी, क्योंकि हमें बोलने का तरीका ही पता नहीं होता है कि कब, कहाँ और कैसे हमें किसी को अपनी बात को कहना है। और जिसको बात करने का सही तरीका आ जाता है, तरीका सही आ जाता है, समय का भान वह सही तरीके से कर लेता है, वह व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। किस समय किस बात को और कैसे कहना है, यह तरीका हमें आ गया तो फिर जिंदगी में हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। लेकिन शायद हम उन परिस्थितियों को नहीं भाप पाते हैं, उन चीजों को नहीं भाप पाते, अपनी बात को कहने का तरीका नहीं बना पाते हैं कि हमें किसी से अपनी बात को किस तरह से कहना है और किस समय कहना है। यदि वह समय सही होता है और कहने का तरीका सही होता है तो उस बात को सभी ध्यान से सुनते भी हैं और उस बात को मानते भी हैं। लेखिका ने भी ये नीलकंठ पाठ का नाम रखा हुआ है और इसके माध्यम से उसने व्यक्त किया है। क्या कहना चाहती है लेखिका? लेखिका महादेवी वर्मा, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं पशु पक्षियों पर भी लिखी हुई हैं, मनुष्यों पर भी लिखी हुई हैं, इसी तरह से उन्होंने नीलकंठ नामक पक्षी पर लिखी हुई है। उनका घर इलाहाबाद में अच्छा बड़ा घर था, उस घर में ही उन्होंने एक चिड़ियाघर बना रखा था जहां पर वो पक्षियों को पाला करती थी। उसी के बारे में लिखा, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। जितने भी लेखिका महादेवी वर्मा जितने भी पशु और पक्षियों को वो पालती थी, उन सबके वो अपनी तरह से नाम रखा करती थी। गिल्लू, एक उन्होंने कहानी लिखी हुई है जो गिलहरी पर। नीलकंठ, वो मोर की कहानी है। इस तरह से बहुत सारे जितने भी पक्षी रहते थे उनका वो एक नामकरण किया करती थी और नाम से ही पुकारा करती थी। और वो पक्षी भी इतने होशियार हो जाते थे, पशु और पक्षी, कि अपने नाम को ही पहचानने लगते थे। और जब लेखिका उनको बुलाती थी और उस नाम को लेती थी तो वो दौड़कर उनके पास आ जाती थी। इस तरह से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। बड़े मियाँ जो पक्षियों का धंधा करते थे, पक्षियों को बेचते थे, उनको पता था कि लेखिका जब भी आती है कोई ना कोई पक्षी को ले जाती है और आज भी आई होंगी तो कुछ ना कुछ खरीदने ही आई होंगी। इसलिए लेखिका कुछ पूछे इससे पहले ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया पक्षियों के बारे में। सलाम गुरुजी, पिछली बार आपने
पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया था। एक मोर है और एक मुर्गी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दें? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाई है। वैसे वह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मार लो। इस तरह से उन्होंने वो कहने लगा कि इस तरह से वो बेचने वाले भी क्या करते, पकड़ पकड़ के वो मारते, मार के भी उनकी कहते कि दवाइयाँ बनती है पक्षियों से या और भी जगह उनका उपयोग होता है, इसलिए वो उनको पकड़ लेते और मार देते। इसी तरह से मोर के जो 2 बच्चे थे, उनके पंजों से कोई दवाई बनती थी, तो खरीदने वाले भी आए, तो वो सिर्फ दवाइयाँ बनाने के लिए आए। आखिर में बड़े मियाँ कहने लगे कि मेरे भी दिल है, इसलिए मैंने उनको मारने के लिए नहीं दिया। और मैंने कह दिया कि बड़े गुरुजी ने मंगवाए हैं, आपका नाम दे दिया कि मैं उनके यहाँ देने जा रहा हूँ। इसलिए ये दोनों पक्षी मैंने आपके लिए संभाल के रखे हैं, आप इन्हें ले जाइए। बड़े मियाँ के भाषा की तूफान वेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया। बड़े मियाँ अपने पक्षियों की बड़ाइयाँ इसी तरह से निरंतर करते रहते। लेखा कह रही है कि वो कभी थकते नहीं थे। जब उनको बीच में रोका जाता था तभी उनकी चैन उठती थी। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उन्हें रोककर कहा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर गई, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र से लग रही थी। अर्थात जैसे चित्र होता है, इस तरह का चित्र बनाया जाता है, इसी तरह के वो लग रही थी, क्योंकि इतना छोटा पिंजरा था कि उसमें पक्षी घूम भी नहीं सकता। लेकिन अब बेचने वाला भी क्या करे, उसको तो बेचना है। इतने बड़े बड़े पिंजरे यदि बनाएगा तो वो अपनी दुकान में रखेगा कैसे, और फिर इतना खर्चा क्यों करेगा? वो तो उनको बेच देता था। ले जाने वाला खूब घर में जाकर के बड़े पिंजरे में रखे या कहीं भी रखे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी चिड़ीमान ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 20-30 रुपए दिए हैं। 12 कहाँ भाई, जरा सोच लो। अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर यह मुझे क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। अर्थात उसको जब वहां से उठाया गया तब वो हिले डुले, बाकी वो उसी जगह थमे हुए बैठे थे। उसको गाड़ी में रखवाया रेलवे ने। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है मोर कहकर ठग गया। लेखा कहती, जब मैं उनको लेकर के अपने घर पहुंची तो हमारे घर वाले, घर के जो लोग थे, वो कहने लगे, अरे तुम्हें ठग लिया है, ये मोर के बच्चे नहीं बल्कि तीतर के बच्चे हैं, और मोर कह करके तुमसे पैसे ले लिए। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। लेखा कहती, ऐसी मैं कई बार ठग चुकी थी। कई बार लोगों ने मुझे इस तरह धोखा देकर के कुछ कहा और कुछ पकड़ा दिया, लेकिन फिर भी हमने आशा नहीं छोड़ी थी। घर में लोग मुझे चिढ़ाने भी लगे। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव के पंख लगे, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे विचारों और यत्न में कुछ विशेषता। करने वालों ने चिढ़ाया कि ये तीतर के बच्चे हैं, तुम इनको मोर के समझ करके लाई हो। लेकिन लीका करे, कोई बात नहीं है, क्या मोर के सुरखाव के पर लगे हुए होते हैं, ये तीतर के भी हैं तो भी पक्षी है, तब भी मैं पाल लूँ। इस तरह से उन्हें उन पक्षियों के प्रति और भी विशेषता मालूम हुई। जब भी वो पक्षियों को लेकर के आती थी तो जहां पर वो लिखा करती थी, उन्होंने अपने घर में एक कमरा ऐसा बना रखा था, क्योंकि लेखिका थी वो, तो उस जगह बैठ करके वो अपनी कल्पना से समाज के देखे हुए अनुसार वो अपने लेख लिखा करती थी।
तो उस कमरे में सबसे पहले जब वो किसी को लेके आती थी, वो कमरा ही सुनसान रहता था, उसमें उनको छोड़ दिया गया। अब दोनों उनको जा करके उसी में दोनों बच्चों को छोड़ दिया गया, पिंजरे में से निकाल दिया गया, क्योंकि पिंजरे में से नहीं निकलेंगे तो बेचारे रहेंगे कैसे। उस पिंजरे को खोल करके उनके कमरे में छोड़ दिया गया और कमरे का बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही उनको पिंजरे में से निकाला, वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए डर करके कुछ जो भी सामान, थोड़ा बहुत सामान जो उसमें कमरे में कमी रखती थी लेक का, उसके अंदर जाकर के छिप गए। और जब भी कोई उसमें जाता था तो वो डर के मारे, जब जानते शांति हो जाती, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि कीड़े मकोड़े कब निकलते जब शांति हो जाती, बाकी छिपे रहते हैं। इस तरह से वो घुस जाते थे। पहले अपने पढ़ने लिखे कमरे में उसका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा, सत्तू की गोलियां खाने के लिए, और पानी रख दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कहाँ छिप गए लिखा कहीं मुझे पता ही नहीं। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने लिए बसेरे का गौरव प्रदान किया। जो रद्दी कागज जिसमें डालती रहती थी लिखा, वो उसी में जाकर के बैठने लगी। 2-4 दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाती। दिन में पता नहीं चलता कहाँ है, और रात में वो उसी रद्दी की टोकरी में मिलते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होते। आविर्भूत मतलब प्रकट होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि लेखिका को जब वो इतना समझ गए कि लेखिका से हमें कोई डर नहीं, लेखिका जब उसमें कुछ लिखने के लिए बैठती थी तो उन बच्चों की वजह से वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेती थी। और जब वो बहुत बहुत देर तक सोचती रहती, लिखती रहती, तो वो पक्षी भी समझ गए कि हमें मारने के लिए नहीं आई, बल्कि ये अपने काम से हैं, इसलिए वो उनके सामने निकलने लगे। इधर उधर आविर्भूत हो जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर उन्होंने एक बिल्ली भी पाल रखी थी घर में, जिसका नाम चित्रा था। इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी और उसके शोध का क्या परिणाम होगा यह अनुमान करना कठिन है, क्योंकि वो बिल्ली भी उनके घर में इस तरह से घूमा करती थी जैसे वह उस घर की मालकिन हो, किसी से भी नहीं डरती थी। और यदि उसको ये पता चल जाता कि महादेवी वर्मा के घर के कमरे में कोई पक्षी भी आए हुए हैं, तो वो उनको भी झपटे मार करके और हो सकता उनको मार देती। इसलिए वो महादेवी वर्मा को अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना पड़ता था। तब उनके शोध का क्या परिणाम होगा यह अनुमान करना कठिन नहीं था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, क्योंकि वो तो पूरे घर पर अपना ही अधिकार समझती थी। और जब वो ये सोच देखती कि ये पक्षी कभी महादेवी वर्मा की टेबल पर, मेज पर बैठ गए, कभी उनके सिर पर बैठ गए, तो ये सब उसको सहन नहीं होता और वो उनको अदंडित करती। इसके लिए दरवाजा बंद रहे और वे दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मर्जारी के लिए असह्य हो जाती, इसलिए चित्रा ये सब सहन नहीं करती है और वो उनके ऊपर आक्रमण कर देती। इसलिए लेखिका कहती है कि वो उनको दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती थी। धन्यवाद।